नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति, 50% वोट के लिए बनेगी रणनीति। यूपी की 80 सीटें जीतने का मंत्र देगी बीजेपी। बीजेपी के मेयर का प्रशिक्षण कार्यशाला कल। तो बड़ा अपडेट, यूपी की 80 सीटें जीतने का मंत्र बीजेपी की देगी। बीजेपी लगातार लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियों में जुटी हुई है और रणनीति बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए बना रही है। 50% वोट बैंक के लिए बीजेपी रणनीति बनाएगी। यूपी की 80 सीटें जीतने का बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और उसके लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति तैयार। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी मंत्र देगी। यूपी की 80 सीटें जीतने का मंत्र बीजेपी देगी। भाजपा के मेयर का प्रशिक्षण कार्यशाला भी कल से शुरू हो रही है। तो बड़ा अपडेट, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति, 50% वोट बैंक के लिए रणनीति बनाई जाएगी। यूपी की 80 सीटें जीतने का बीजेपी मंत्र देगी। बीजेपी के मेयर का प्रशिक्षण कार्यशाला भी कल से शुरू हो रही है। और सारी तैयारियां बीजेपी की ओर से की जा रही हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में चुनाव अब नजदीक है और बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है, हर संभव रणनीति तैयार कर रही है चुनावों में 50% वोट बैंक हासिल करने के लिए। बड़ा अपडेट, यूपी की 80 सीटें जीतने का बीजेपी मंत्र देगी। बीजेपी के मेयर का प्रशिक्षण कार्यशाला भी कल से शुरू हो रहा है और ऐसे में लोकसभा चुनावों के लिए पुरजोर से तैयारी में जुटी हुई है। जमीनी स्तर पर बीजेपी तैयारी कर रही है। 50% वोट बैंक हासिल करने की तैयारी में जुटी बीजेपी। 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में हर पार्टी तैयारी कर रही है और बीजेपी भी लगातार रणनीति बनाने के लिए जगह जगह पहुंच रही है, लोगों से मिल रही है क्योंकि अब चुनावों में कुछ ही समय बाकी है। नागेंद्र जी बिल्कुल, देखिए 2024 की यदि बात करें उसके लिए तो सभी राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन मोड पर दिख ही रही हैं। विपक्ष की बात करें, उन्होंने अलग INDIA के नाम से एक अलग अलायंस बनाया है। इधर NDA की बात करें तो इसमें भी नए और पुराने सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं। तो दोनों तरफ ही अपना अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है 2024 के चुनाव को देखते हुए। दूसरी तरफ यदि बीजेपी की बात करें तो साल के आखिरी तक 5 स्टेट ऐसे हैं जिनमें चुनाव होना है और इन 5 राज्यों में अकेला मध्य प्रदेश है जहां पर बीजेपी की सरकार अभी है। तो बीजेपी ये चाहती है कि 5 में से कम 3 राज्यों में उसकी सरकार बने। उसके लिए लगातार जो जनसंपर्क है वो किए जा रहे हैं, जो जन कल्याण योजनाएं हैं वो वहां पर की जा रही है आचार संहिता लागू होने से पहले। अभी की यदि बात की जाए तो कल बीजेपी इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा रहे हैं और जो भी CEC के मेंबर हैं। जो चुनावी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह उसमें मौजूद रहे हैं, मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे हैं। तो बैठक हुई है जिसमें पार्टी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है खास तौर से छत्तीसगढ़ को लेकर। उसमें 3 कैटेगरी बीजेपी की तरफ से बनाई गई है। A, B, C, D जो विधानसभाएं हैं उनको इस तरह से बांटा गया है। A श्रेणी में वो विधानसभा है जहां भाजपा। बिल्कुल नागेंद्र, ये जो मेयर प्रशिक्षण कार्यशाला है इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की? जी, जो ये मेयर प्रशिक्षण कार्यशाला जो बीजेपी चला रही है, कल से इसकी शुरुआत होगी, इससे लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी देखिए, मैंने कहा ना पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है और उसके लिए बिल्कुल नीचे ब्लॉक से लेकर और राष्ट्रीय नेतृत्व तक सभी एक्टिव मोड पर हैं। तो उसमें तरह तरह के जो कार्यक्रम हैं वो पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे हैं।
जनसंपर्क के लिए खास तौर से, और उसमें ये स्पष्ट तौर से बताया गया है कि 9 साल के अंदर जो भी केंद्र सरकार की तरफ से जन कल्याणी काम हुए हैं वो लोगों को मोदी गारंटी जी के तौर बिल्कुल। पर समझाने हैं। जी साथ ही ठीक है, ठीक साथ है नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे आज वाराणसी। मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सामने घाट स्थित अपना घर आश्रम के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर गुरुवार को 4 बजे बीएचयू के हेलीपैड पर उतरेगा और सड़क मार्ग से अपने घर आश्रम जाएंगे और वहां निराश्रितों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पुलिस लाइन पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही भेलूपुर जल संस्थान जाएंगे और वहां सीस वरुणा में की जा रही जलापूर्ति का निरीक्षण करेंगे। बाद में श्री काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करेंगे। शुक्रवार की सुबह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यूथ 20 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग बुधवार देर रात तक नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में चली। मीटिंग में इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मीटिंग में पीएम मोदी ने एमपी के नेताओं से कमजोर सीटों पर फोकस करने के लिए कहा, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 90 में से 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल को लेकर भी 2 घंटे मंथन चला। मीटिंग में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। तो पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को लेकर गहन मंथन किया। कल बीते बुधवार को सीईसी की अध्यक्षता में बीजेपी की मीटिंग हुई दिल्ली हेडक्वार्टर में। इसमें सीईसी के 15 लोगों ने हिस्सा लिया था और उसमें बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल थे। बीजेपी केंद्रीय चुनावों को लेकर लगातार ये मंथन में लगी हुई है, क्योंकि इसी साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है ताकि छत्तीसगढ़ में 2018 में जिस तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी उसको भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। तो एमपी छत्तीसगढ़ पर लगातार इस बैठक में चर्चा हुई। बीते सोमवार को दिल्ली के हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। सीईसी के 15 लोग भी इसमें भाग लेते हुए नजर आए। तो 2 घंटों तक लगातार इस बैठक में छत्तीसगढ़ और एमपी को लेकर चर्चा हुई और वहां जो कमजोर सीटें हैं, जो कमजोर वहां कम वोट बीजेपी को मिले थे जो 2018 में, उन पर गहन चर्चा की गई और कैटेगराइजेशन किया गया इस बैठक में सीटों का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक नहीं बल्कि 10 कानून बनाने की बात कही। सुनिए। तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उन्होंने 10 कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक नहीं बल्कि 10 कानून बनाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक कानून कम पड़ रहा है, एक कानून नहीं बल्कि 10 कानून बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 10 कानून अब लाए जाएंगे जिससे कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील का ये बड़ा बयान है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार लगातार चरम पर है, ऐसे में इसे खत्म करने के लिए एक नहीं बल्कि 10 कानून लाए जाएंगे। उसके बाद ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर बयान देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में एक कानून से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इसे खत्म करने के लिए 10 कानून बनाए जाएंगे। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने कही। अपने बयान में
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक कानून नहीं बल्कि 10 कानून बनाए जाएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। इसरो के लिए 17 अगस्त यानी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल आज अलग हो जाएंगे। बता दें कि बुधवार को चंद्रयान 3 को चांद की 5वीं कक्षा में एंट्री दिलाई गई थी और अब चंद्रयान चांद के बिल्कुल नजदीक चक्कर लगा रहा है, यानी अब चांद के चारों तरफ ऑर्बिट मैन्यूवर पूरा हो चुका है। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। इसी दिन चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थी। उसके बाद अब तक इसकी 4 बार ऑर्बिट बदली जा चुकी है। आज चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 गुना 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे। 18 अगस्त की दोपहर 3:45 बजे से 4 बजे के बीच लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी उसकी कक्षा की ऊंचाई किलोमीटर में लाई जाएगी। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 1:45 बजे ही ऑर्बिट होगी। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। सब कुछ सही रहेगा तो 5:45 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतर जाएगा। और आज का दिन बड़ा ही खास है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तब से सभी की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं कि कब वो चांद की सतह पर जाएगा। और आज बड़ा दिन उसके लिए 18 अगस्त की दोपहर यानी आज 4:45 बजे के बीच लैंडर मॉड्यूल डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी उसकी कक्षा की ऊंचाई में किलोमीटर में लाई जाएगी। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 1:45 बजे डी ऑर्बिटिंग होगी। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। सब कुछ सही रहेगा तो 5:45 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। तो आज प्रोपल्सन और मॉड्यूल दोनों अलग हो जाएंगे। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर लैंड करेगा। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लिए लैंडर मॉड्यूल की रात 1:45 बजे डी ऑर्बिटिंग होगी। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। सब कुछ अगर सही रहता है तो 6 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। और वो बड़ा गौरवशाली दिन होगा भारत के लिए, क्योंकि इसरो ने बड़ी मेहनत के साथ चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और बड़ी ही आस के साथ इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 23 अगस्त का वो दिन होगा जब चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर लैंड करेगा। इसी बीच खबरों पर आगे बढ़ेंगे। अपने बयानों के जरिए आरएसएस और बजरंग दल पर हमलावर रहने वाले दिग्विजय सिंह के सुर कुछ बदले से हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। हाँ, गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल को बैन नहीं किया जाएगा। बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन गुंडा तत्वों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। कांग्रेस सरकार में आई तो ऐसे गुंडा तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिग्विजय सिंह ने अपने बयानों के जरिए आरएसएस से लेकर हिंदुवादी संगठनों पर हमलावर रहते हैं। वो बजरंग दल के आईएसआई से संपर्क होने के भी कई बार आरोप लगा चुके हैं, लेकिन आज पहली बार उन्होंने नरम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी संगठन में सामाजिक तत्व, गुंडा तत्व होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरे संगठन पर रोक नहीं लगाएंगे, सत्ता में आए तो नहीं लगाएंगे प्रतिबंध। ये सारी बातें दिग्विजय सिंह ने कही। बजरंग दल के आईएस से संपर्क होने पर उन्होंने कहा कि कई बार आरोप लग चुके हैं, लेकिन आज पहली बार उन्होंने नरम बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी संगठन में सामाजिक तत्व, गुंडा तत्व होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। पूरे संगठन पर वो रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि संगठन में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सुर अब बदले नजर आ रहे हैं। बजरंग दल पर दिग्विजय सिंह के विचार बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर रोक नहीं लगाई जाएगी। अगर सत्ता में आए तो बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि बजरंग दल में सभी लोगों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। जो लोग शरारती तत्व होंगे या फिर जो लोग गुंडागर्दी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन पूरी तरह से बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल को बैन नहीं किया जाएगा। और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी स्क्रीनिंग बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है
जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से भाषण वायरल हुआ था। खबरों में आगे रुक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों पर इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे 40 शब्दों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हैंडबुक से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई हैंडबुक को लॉन्च किया है जिसमें ऐसे शब्दों के विकल्प दिए गए हैं। जजों और कानूनों से जुड़े लोगों को समझाने और महिलाओं को रूढ़िवादी शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला पुस्तिका जारी की गई है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये शब्द अनुसूचित हैं और अतीत में जजों ने इनका इस्तेमाल किया है। हैंडबुक का इरादा आलोचना करना या निर्णयों पर संदेह करना नहीं है, बल्कि केवल ये दिखाना है कि अनजाने में कैसे रूढ़िवादिता का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नई हैंडबुक के लॉन्च होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। इन्हें कोर्ट में दलील देने, आदेश देने और उसकी कॉपी तैयार करने में यूज किया जा सकता है। यह हैंडबुक वकीलों के साथ साथ जजों के लिए भी तैयार की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हैंडबुक से 40 ऐसे शब्दों को हटा दिया है। कोर्ट में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे ये जेंडर स्टीरियोटाइप शब्द। सुप्रीम कोर्ट ने नई हैंडबुक लॉन्च कर दी है और सभी के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, चाहे वो जज हो चाहे वो वकील हो। तो 40 ऐसे शब्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। हम भारतीय जहां धीरे धीरे अपनी परंपरा और सनातन संस्कृति को भूल रहे हैं, तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक विदेश में रहते हुए भी अपनी परंपरा का पालन कर रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुरारी बापू की रामकथा चल रही है, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शिरकत की और जय सिया राम के नारे लगाए। जब मुरारी बापू अपना संबोधन शुरू करने लगे तो उससे पहले ऋषि सुनक ने मुरारी बापू के व्यासपीठ को नमन भी किया। इस मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि वो यहाँ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में आए हैं और मुरारी बापू के कार्यक्रम में उपस्थित होना उनके लिए काफी सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है। उन्होंने बताया कि उनके डेस्क पर भगवान गणेश की एक स्वर्ण प्रतिमा रहती है। मेज पर गणेश भगवान की प्रतिमा रखने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है कि किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले उस पर सुने, उसके बारे में जाने। इस मौके पर मुरारी बापू ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सोमनाथ शिवलिंग का एक प्रतिरूप भेंट किया। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खुद को हिंदू बताया। उन्होंने कहा कि मैं अपने डेस्क पर एक गणेश की प्रतिमा रखता हूं ताकि उससे मुझे सोचने और समझने में आसानी हो। उन्होंने बताया कि उनके डेस्क पर भगवान गणेश की एक स्वर्ण प्रतिमा रहती है। मेज पर गणेश भगवान की प्रतिमा रखने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है कि किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले उस पर सुना जाए और उसके बारे में जान लिया जाए। इस मौके पर मुरारी बापू ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सोमनाथ शिवलिंग का एक प्रतिरूप भेंट किया। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।